यार चौहान और मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टार क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे 12th बायोलॉजी से लेसन नंबर 3 परागण, निषेचन तथा भ्रूणकोश एवं भ्रूण का परिवर्धन। इसमें हमने सबसे पहले टॉपिक लिया था परागण, और परागण में हमने इसके प्रकार पढ़े थे कि जो परागण है वो 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। हमने स्वपरागण के बारे में बात कर ली थी पिछले वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं विस्तार से परपरागण के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग जो अपना वो रहेगा परपरागण। हमने स्वपरागण में पढ़ा था कि कोई भी पुष्प है उसके पराग कोश से पराग कण निकल करके उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या फिर किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इसको हम कहते हैं स्वपरागण। यहाँ पर पादप चेंज नहीं हो रहा है, केवल पुष्प की बात कर रहे हैं हम, किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर भी जा सकता है, तो ये इसको हमने कहा था स्वपरागण। आज हम बात करने वाले परपरागण के बारे में। तो परपरागण के बारे में क्या होता है, इसमें कोई भी पुष्प है उसके पराग कोश से पराग कण निकलेंगे और वो पराग कण जो है उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इसको हम कहेंगे परपरागण। मैं आपको इसको समझा भी दूंगा वापस डायग्राम के जरिए, और एक बार हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि जब एक पौधे के परागकोश से परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो इसे परपरागण कहते हैं। तो इसे परपरागण कहते हैं। परिभाषा में ध्यान रखनी, पूछ लेते हैं कई बार 1 नंबर में कि जब एक पौधे के, या मैं लिख देता हूं पुष्प के, है ना, एक पौधे के पुष्प के परागकोश से परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो इसे हम कहेंगे परपरागण। डायग्राम के जरिए मैं आपको इसको समझाता हूं थोड़ा सा। जैसे ये एक पादप है और इस पादप पर मैं एक पुष्प बना देता हूं। इस पुष्प में मैं डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पर पुंकेसर का, क्योंकि पुंकेसर में हमें परागकोश देखने को मिलेगा और परागकोश में क्या होते हैं भाई, परागकण भरे हुए होते हैं। तो अपने पास ये क्या हो गया, परागकोश हो गया। यहाँ पर मैं लिख देता हूं परागकोश, और इस परागकोश में क्या भरे हुए होते हैं, परागकण भरे हुए होते हैं। अब देखो, ये जो इस परागकोश से यहाँ पर बात कर रहे हैं, पौधे के परागकोश से परागकण यहां से निकलेंगे परागकण, और ये परागकण किसी दूसरे पौधे पर, ध्यान रखना ये दूसरा पादप जो होगा इसी जाति का होगा, इसी प्रजाति का होगा। यहाँ पर हमने लिखा है कि उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर। तो मैं यहाँ पर एक और पुष्प बनाता हूं और इस पुष्प में हम बात करेंगे वर्तिकाग्र की। वर्तिकाग्र कहाँ मिलेगी हमें, जो जायांग है मादा जननांग, उसकी इकाई अंडक में। अंडक में ये जो शीर्ष वाला भाग है ये क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र कहलाता है। मैंने पिछले वीडियो में इनको अच्छे से क्लियर किया है आपको। अब आसानी से परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी कि एक पादप है उसके परागकोश से, ये जो संरचना है यहाँ पर क्या है, परागकोश है। परागकोश से परागकण यदि उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर यदि पहुंचते हैं, यहाँ पर स्थानांतरित होते हैं। स्थानांतरित कौन हो रहे हैं, परागकण।
इस पौधे से दूसरे पौधे की पुष्प की वर्तिका अगर पर स्थानांतरित होते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पर परागण कहेंगे। क्या कहेंगे, पर परागण कहते हैं। ये परिभाषा आपको आसानी से याद हो गई होगी मेरे हिसाब से कि एक पौधे के परागकोश से परागकण निकल करके उसी जाति के किसी दूसरे पौधे की पुष्प की वर्तिका अगर पर पहुंचते हैं या स्थानांतरित होते हैं, इसको कहेंगे हम पर परागण। अब हम बात करते हैं, अगला हेडिंग ले रहे हैं हम, पर परागण हेतु युक्तियां या अनुकूलन। पर परागण के लिए युक्तियां या अनुकूलन कौन से हो सकते हैं, जिनको हम आगे समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें पर परागण की युक्तियां और अनुकूलन में नंबर 1 जो होगा वो होगा आपके स्वबंध्यता। पहला जो है अनुकूलन वो क्या होगा, इसमें स्वबंध्यता। जैसा कि आपको नाम से मालूम पड़ रहा है यहाँ पर स्वबंध्यता, यानी कि जो पुष्प है वो अपने आप में स्टेराइल होता है, यानी कि बंध्य होता है। जैसे एक पुष्प है, उस पुष्प में दोनों है, यानी कि नर जननांग पुमंग भी है और मादा जननांग जायांग भी है, यानी कि पुंकेसर और अंडक दोनों है, लेकिन वो दोनों में से एक क्या स्टेराइल है, वो स्वबंध्यता अपने आप में स्टेराइल है, यानी कि एक पुष्प के जो पराग कोश से परागकण निकल करके उसी की वर्तिका अगर पर जाएंगे तो वो अंकुरित नहीं होंगे। इसको हम कहेंगे स्वबंध्यता। इस बात को हमें ध्यान रखना है, इसको हम क्या कहेंगे, स्वबंध्यता कहते हैं। इसका उदाहरण मैं लिखवा देता हूं आपको, जैसे राखी बेल, अंगूर, चाय व तंबाकू, इन पादपों में जो है पुष्प कैसे होते हैं, स्वबंधी पुष्प होते हैं, यानी कि उनमें स्वबंध्यता पाई जाती है। एक ही पुष्प के पराग कोश निकल करके उसी पुष्प की वर्तिका अगर पर अंकुरित नहीं हो सकते, इसको हम कहेंगे स्वबंध्यता। ऐसे किस पौधों में मिलता है देखने को, राखी बेल, अंगूर, पूरा लिख देता हूँ, अंगूर, चाय और तंबाकू, इन पादपों में स्वबंध्यता पाई जाती है। और दूसरा है अपने पास में अब सेकंड नंबर पे एक लिंगता। दूसरा अनुकूलन कौन सा है, एक लिंगता। अब देखो नाम से मालूम पड़ा है, इन सब में बहुत इजी टॉपिक है अपने पास। एक लिंगता यानी कि जो पुष्प है वो एक लिंगी होंगे, या तो उनमें नर जननांग पुमंग पाया जाएगा या फिर उनमें मादा जननांग जायांग पाया जाएगा। यदि दोनों में से एक है, एक लिंगता है, तो इसमें जो है स्वपरागण तो अधिकतर जो है इनमें स्वपरागण संभव नहीं होगा, क्योंकि एक लिंगी पादप है। अब जब एक लिंगी पादप है तो ये परागकण किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर ही जा सकते हैं, क्योंकि इसमें तो वर्तिकाग्र है ही नहीं, या फिर इसमें वर्तिकाग्र है परागकोश नहीं है, तो वो कहीं से दूसरी जगह से परागकोश आएंगे। यानी कि इनमें हमेशा क्या होगा, पर परागण ही होगा जिन पादपों में एक लिंगता पाई जाती है। इसके उदाहरण जो है आपके वो हो जाएंगे पपीता व ताड़। इसके उदाहरण जो है किस पादपों में ऐसा देखने को मिलता है, पपीता और ताड़ में जो है ऐसा देखने को मिलता है। नंबर 3 पे मैं ले लेता हूँ, इसका तीसरा अनुकूलन है वो है बिन काल पक्वता। तीसरा जो अनुकूलन है वो है आपके बिन काल पक्वता। नाम से मालूम पड़ रहा है, देखो तीनों जो मैंने आपको अभी तक अनुकूलन लिखा है इनमें नाम से मालूम पड़ रहा है बिन काल पक्वता, यानी कि नर जननांग जो है पुमंग वो पहले परिपक्व हो जाएगा और मादा जननांग जो है जायांग वो बाद में परिपक्व होता है, या फिर मादा जननांग जायांग जो वो पहले परिपक्व हो जाएगा और नर जननांग जो पुमंग है वो बाद में परिपक्व होता है। यानी कि दोनों जो है एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं, तो इसको कहेंगे बिन काल पक्वता। या तो नर जननांग पहले परिपक्व हो जाता है या फिर मादा जननांग जो है वो पहले परिपक्व हो जाता है। ये जो है बिन काल पक्वता ये 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन सी? नंबर 1 पे लिख देता हूं मैं पुम पूर्वता, और नंबर 2 पे है अपने पास स्त्री पूर्वता। पुम पूर्वता और स्त्री पूर्वता, देखो नाम से मालूम पड़ता है। पुम पूर्वता यानी कि पुमंग पहले परिपक्व हो जाता है। स्त्री पूर्वता यानी कि इसमें जो मादा जननांग है वो कौन सा है, जायांग है,
तो जायांग पहले परिपक्व। यदि पुमंग पहले परिपक्व हो रहा है तो उसको कहेंगे पुम पूर्वता, और यदि जायांग पहले परिपक्व होता है तो इसको कहेंगे हम स्त्री पूर्वता। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पुम पूर्वता जो है, इस पुम पूर्वता का उदाहरण कौन सा है, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कपास जो पादप है उसमें पुम पूर्वता पाई जाती है, यानी कि उसमें नर जननांग जो है पुमंग वो पहले परिपक्व होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं, दूसरा है अपने पास स्त्री पूर्वता। दूसरा कौन सा है, स्त्री पूर्वता। और स्त्री पूर्वता में हम बात कर लेते हैं, एक तो है इसमें उदाहरण ब्रेसिकेसी कुल के जो पादप हैं, ब्रेसिकेसी कुल, दूसरा रोजेसी कुल, दूसरा है अपने पास रोजेसी कुल, बरगद। इन पादपों में जो है स्त्री पूर्वता पाई जाती है, यानी कि मादा जननांग जो है जायांग वो पहले परिपक्व हो जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा पर परागण की युक्तियां। 3 युक्तियां बताई मैंने। स्वबंध्यता यानी कि जो पुष्प है उनमें स्वबंध्यता पाई जाती है, एक ही पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकल करके उसी की वर्तिका पर अंकुरित नहीं होते हैं, इस कंडीशन को हम कहेंगे स्वबंध्यता। किसमें होता है, राखी बेल, अंगूर, चाय व तंबाकू में ऐसा देखने को मिलता है। दूसरा एक लिंगता। एक लिंगता यानी कि जो पपीता और ताड़ है इनमें पाई जाती है, या तो इसमें नर जननांग होगा पुमंग या फिर होगा मादा जननांग जो जायांग होता है। तीसरा अपने पास भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता में क्या होता है कि या तो पहले पुमंग परिपक्व हो जाएगा या फिर पहले जायांग परिपक्व हो जाता है। 2 प्रकार की होती है। पुम पूर्वता यानी कि पहले उसमें नर जननांग पुमंग परिपक्व होता है तो इसको कहेंगे पुम पूर्वता। उदाहरण इसका हो जाएगा आपके कपास में ऐसा देखने को मिलता है। दूसरा स्त्री पूर्वता यानी कि उसमें मादा जननांग जो है जायांग वो पहले परिपक्व हो जाता है तो इसको हम कहेंगे स्त्री पूर्वता। उदाहरण ब्रेसिकेसी कुल के पादपों में, रोजेसी कुल के पादपों में और बरगद में ऐसा देखने को मिलता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट है अपने पास पर परागण की युक्तियों या अनुकूलन में नंबर 4 पे अवरुद्ध परागणता या हर्कोगेमी, यानी कि जो पराग कोश में यहाँ लिख देता हूं पराग कोश और इधर मैं लिख देता हूं वर्तिका। इन दोनों के मध्य यदि संरचनात्मक अवरुद्ध पाया जाता है, किसी प्रकार का संरचनात्मक अवरुद्ध पाया जाता है तो इसको हम कहेंगे अवरुद्ध परागणता या हर्कोगेमी के नाम से इसको जाना जाता है। या तो इसमें क्या होता है, जो परागकोश है उसकी लंबाई अधिक हो जाती है या अधिक ऊंचाई पर होता है, या वर्तिकाग्र जो है इसकी लंबाई अधिक हो जाती है, तो एक दोनों में संरचनात्मक अवरुद्ध उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण जो है इन दोनों में स्वपरागण संभव नहीं हो पाता है। इसके उदाहरण की बात करें तो सबसे पहले हम लेते हैं कैरियोफिलेसी कुल के जो पादप हैं होती है, मैं यहाँ लिख देता हूं वर्तिका की लंबाई जो है वो पुंकेसर से अधिक होती है। अब देखो इसमें क्या होता है, वर्तिका जो है वो लंबी हो जाएगी, अधिक ऊंचाई पर होगी, और पुंकेसर जो है वो छोटा होगा। जैसे मैं डायग्राम में आपको बताकर बनाऊं, जैसे पुंकेसर जो है इस तरह से छोटा होता है और वर्तिकाग्र जो है वो काफी लंबाई पर होती है। मैं इस तरह बना देता हूँ, ये अंडाशय हो गया और इसके ऊपर वर्तिका जो है यहाँ पर काफी ऊंचाई पर स्थित होती है इस तरह से। तो यहाँ से जो परागकण निकलेंगे वो परागकण सीधे नीचे गिर जाएंगे, यहाँ पर नहीं जाएंगे। तो ऐसा किस्म होता है कैरियोफिलेसी कुल के जो पादप है उनमें ऐसा देखने को मिलता है कि वर्तिका जो है उसकी लंबाई अधिक होने के कारण इनमें स्वपरागण जो है वो संभव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है इसमें नंबर 2 पे उदाहरण आ जाएगा इसका, एक पादप है कलिहारी, नाम ध्यान में रखना है। कलिहारी पादप में कि जो परागकोश है, परागकोश का स्फुटन इस प्रकार होता है कि परागकण जो है वो दूर दूर बिखर जाते हैं। परागकोश का स्फुटन इस प्रकार होता है
कि परागकण दूर दूर बिखर जाते हैं। परागकण जो है वो काफी दूर दूर बिखर, ये जो है परागकोश होता है वो जब इसमें स्फुटन होता है तो वो तेजी से होता है, जिसके कारण परागकण जो है वो दूर दूर बिखर जाएंगे, यानी कि उसकी वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंचेंगे, और वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंचेंगे तो इसमें स्वपरागण संभव नहीं है। वो दूर दूर पहुंचेंगे यानी किसी दूसरे उसी जाति का जो दूसरा पादप है वहां तक चले जाते हैं, तो उसमें क्या संभव होगा, परपरागण संभव होगा। ये हो गया अपने पास। और नंबर 5 पे जो है अपने पास वो है विषम वर्तिकात्व। विषम वर्तिकात्व नाम से मालूम पड़ता है, वर्तिका यानी कि विषम, वर्तिका जो है वो अलग अलग प्रकार की होगी इसके अंदर। तो इसमें क्या होगा, ऐसे जो होंगे उसमें 2 प्रकार के पुष्प मिलेंगे हमें, 2 प्रकार के पुष्प मिलते हैं। अब देखो 2 प्रकार के पुष्प कौन से मिलते हैं, मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले एक पुष्प होता है जिसमें क्या होता है, वर्तिका अधिक लंबी, जबकि पुंकेसर कम लंबा होता है। पुंकेसर जो है उसकी लंबाई कम होती है, किसकी तुलना में, वर्तिका की तुलना में। और दूसरे जो पुष्प होते हैं उसमें आ जाएगा वर्तिका जो होती है छोटी होती, वर्तिका छोटी वे पुंकेसर लंबे होते हैं। इसमें तो क्या होगा, वर्तिका लंबी और पुंकेसर जो है छोटे होते हैं, जबकि दूसरे पुष्प होते हैं उसमें वर्तिका छोटी होती है और पुंकेसर जो है लंबे होते हैं। इसको हम कहेंगे विषम वर्तिका। इसका उदाहरण, उसका नाम है प्रिमुला। किस पादप में ऐसा देखने को मिलता है, प्रिमुला नामक पादप में ऐसा देखने को मिलता है, जिसमें वर्तिका जो है एक पुष्प में तो लंबी होती है और दूसरे पुष्प में वर्तिका छोटी होती है। इसके कारण इसमें स्वपरागण जो है वो संभव नहीं हो पाता, परपरागण होता है। इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं परपरागण की विधियों के बारे में। परपरागण की विधियां, इसके मेथड कौन से हैं जिनके द्वारा परपरागण होता है। मुख्यतः हम 5 विधियां पढ़ेंगे यहाँ पर जिनके द्वारा परपरागण जो है वो संभव हो पाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं वायु परागण। वायु परागण में क्या होता है, देखो जैसे यहाँ पर यह है पराग कोश। इस पराग कोश से परागकण जो है वो निकल करके कहाँ जाएंगे, वर्तिकाग्र पर जाएंगे, वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। तो पर परागण में हम बात कर रहे हैं कि पराग कोश जो है यहाँ से परागकण निकाल करके वर्तिकाग्र पर जाते हैं। किसके माध्यम से, वायु के माध्यम से जाते हैं। किसके माध्यम से, वायु के माध्यम से यदि जाते हैं तो इसको कहेंगे वायु परागण। बहुत ईजी है। पहली विधि है अपने पास वायु परागण, यानी कि पराग कोश से पराग कणों का स्थानांतरण वायु के द्वारा वर्तिकाग्र पर होता है, तो इसको हम कहेंगे वायु परागण। अब जो ये है वायु परागण, इसमें क्या होता है, परागकण जो बनेंगे, परागकण वो हल्के होते हैं, शुष्क होते हैं, चिकने वे छोटे होते हैं। परागकण जो बनेंगे वो हल्के, शुष्क, चिकने और छोटे होते हैं। नेक्स्ट इसमें हम बात कर लेते हैं कि जो परागकण होंगे अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि 1-2 परागण यदि उत्पन्न हुआ तो वायु परागण के द्वारा वो जरूरी नहीं है कि किसी वर्तिकाग्र पर ही जाए। बहुत सारे हजारों की संख्या में उत्पन्न होते हैं तो 1-2 तो वर्तिकाग्र पर चला ही जाता है। यानी कि इसमें जो विधि में है परागकण जो है वो अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं। ऐसा किसमें होता है, उदाहरण लिख लेते हैं अपन इसमें। टाइफा एक पादप है, टाइफा घास, इन पादपों में जो है वायु परागण के द्वारा परपरागण संपन्न होता है। अब हम बात करते हैं, दूसरा है अपने यहाँ पर जल परागण। वही बात,
पराग कोश से परागकण निकल करके किसके माध्यम से, जल के माध्यम से कहाँ स्थानांतरित होते हैं, वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। तो इसको हम कहेंगे जल परागण। इसको हम क्या कहेंगे, जल परागण। यानी पराग कोश से परागकण निकल करके जल के माध्यम से किसी वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, जल परागण के नाम से जानते हैं। जल परागण जो है वापस दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का। नंबर 1 है अपने पास अधोजल परागण और नंबर 2 पे है अपने पास अधिजल परागण। जल के भीतर होता है या जल के अंदर यदि परागण संपन्न हो रहा है तो इसको हम कहेंगे अधोजल परागण। उदाहरण लिख देते हैं इसके, नाजास, सीरेटोफिलम। ये जो दो पादप हैं, इन दो पादपों में अधोजल परागण पाया जाता है। नेक्स्ट है अधिजल, यानी कि जल की सतह पर, जल की सतह पर यदि परागण संपन्न हो रहा है तो इसको हम कहेंगे अधिजल परागण। तो उदाहरण लिख देता हूं इसका, वेलिसनेरिया। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा आपके, वेलिसनेरिया। ये हो गया आपके वायु परागण और जल परागण, दो विधियां संपन्न हो गई। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट है अपने पास तीसरी विधि, कीट परागण। ध्यान रखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में कि कीट परागण जो है वो क्या है। सीधी सी बात करते हैं हम, पराग कोश जो है यहाँ से पराग कण निकल करके किसके माध्यम से, कीट के माध्यम से कहाँ पहुंच जाते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। तो इसको हम कहेंगे कीट परागण। ऐसे कौन से कीट हैं जिनके द्वारा परागण होता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मधुमक्खी। किसकी बात करेंगे, मधुमक्खी की। लगभग 80% जो है कीट परागण वो किसके द्वारा होता है, मधुमक्खी के द्वारा होता है। क्योंकि मधुमक्खियां जो है मकरंद चूसने के लिए या मकरंद लेने के लिए पुष्प तक जाती है और पुष्प जाएगी, उसके जो पराग कोश है वहां से परागकण चिपक करके दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। तो लगभग 80% जो है वो किसके द्वारा हो जाता है, मधुमक्खी के द्वारा हो जाता है। इसके अलावा और किसकी बात करते हैं, तितली भी है इसके अंदर। नेक्स्ट टांटिया, या एक और नाम है वो है अपने पास बिटल। ये कुछ कीट हैं जिनके द्वारा कीट परागण जो है संपन्न होता है। अब हम बात करते हैं कीट परागण के पादप कौन से हैं जिनमें ऐसा होता है। तो पादप में हम बात कर लेते हैं सरसों, उसके बाद आग। ये जो दो पादप है इनमें आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि कीट परागण जो है इस विधि के द्वारा पर परागण संपन्न होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 4 पे आ जाएगा आपके पक्षी परागण। अब देखो पक्षी परागण वही बात नाम से मालूम पड़ जाता है कि जो पराग कोश है वहां से दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पक्षियों के माध्यम से, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, पराग कोश से पराग कण निकलेंगे और ये पराग कण किसके माध्यम से भाई, पक्षियों के माध्यम से। किसके माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, बहुत ईजी चीजें हैं इसलिए मैं इनको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप बुक में से देख लें इनके बारे में। तो पक्षी परागण में क्या होता है, पराग कोश यहाँ से परागकण निकल करके दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे किसके माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से। तो इसको हम कहेंगे पक्षी परागण। अब हम बात करते हैं पक्षी परागण के बारे में। तो प्रमुख परागकर्ता पक्षियों के नाम लिख लेते हैं यहाँ पर हम, कि प्रमुख परागकर्ता जो पक्षी है वो कौन से हैं। यहाँ पर दो पादपों के नाम लिखते हैं, एक तो है अपने पास हमिंग बर्ड और दूसरा है अपने पास सनबर्ड। ये दो पादप पक्षी हैं
इन दो पक्षियों के द्वारा पादपों में पराग कोश से दूसरे पुष्प की वर्तिका अग्र पर परागकणों का स्थानांतरण होता है, तो इसको हम कहेंगे पक्षी परागण। सेमल, प्लास, ये सारे पादपों के नाम लिखा हुआ है, ध्यान रखना है। सेमल, प्लास और बिग्नोनिया। एक ऐसे कुछ पादप हैं जिनमें पक्षी परागण जो होता है या फिर पक्षियों के द्वारा पर परागण संपन्न होता है, तो इसको हम कहेंगे पक्षी परागण विधि। अब लास्ट अपने पास नंबर 5 पे आ जाएगा चमगादड़ परागण। चमगादड़ परागण, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। अब आप ये मत समझें कि जो चमगादड़ है वो तो पक्षी है, चमगादड़ पक्षी नहीं है। चमगादड़ जो है स्तनधारी प्राणी है, ध्यान रखना इस बात का खास तौर से। कई बच्चे चमगादड़ को पक्षी समझते हैं, तो चमगादड़ जो है वो पक्षी नहीं है। कौन सा प्राणी है? स्तनधारी प्राणी है, मैमेलिया क्लास का सदस्य है। आप लोगों ने 11वीं क्लास में क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, तो मैमेलिया क्लास का जो है प्राणी है चमगादड़, स्तनधारी है, जबकि पक्षी जो है वो अलग है, ठीक है। अब हम बात करते हैं चमगादड़ के द्वारा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ परागकोश से परागकण निकल करके किसके द्वारा? चमगादड़ के द्वारा यदि किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इसको हम कहेंगे चमगादड़ परागण। उदाहरण है कदम्ब, कचनार, कदम्ब, कचनार। एक दो उदाहरण और लिख लेते हैं। एक है अपने पास बालम खीरा, ये सारे पादपों के नाम हैं, बालम खीरा। नेक्स्ट है गोरख इमली, गोरख इमली। ये जो कुछ पादप हैं, इन पादपों में चमगादड़ के द्वारा परागण होता है। क्यों? क्योंकि इनमें जो है वो पुष्प जो है, पुष्प रात्रि के समय में खिलते हैं, रात्रि में खिलते हैं, ध्यान रखना। पुष्प जो है वो रात्रि में खिलते हैं। अब रात्रि में पुष्प खुलेंगे और रात्रि में चमगादड़ जो है वो यहाँ पर पुष्पों तक जाएगा, तो क्या होगा? ये जो चमगादड़ है इसके माध्यम से परागकोश से परागकण कहाँ पहुंच जाएंगे? वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। इसको हम कहते हैं चमगादड़ परागण। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज अपना टॉपिक हो गया परागण, उसमें पढ़ लिया हमने पर परागण और पर परागण की जो विधियां हैं, मुख्यतः 5 विधियों के बारे में हमने पढ़ा है कंप्लीट। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। थैंक यू।